गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पहले अध्याय का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक में नाम से ही पता पड़ रहा है, सीमांत का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर सीमा की बात आएगी। ठीक है, क्या बात आती है? देखो, रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित होता है वह कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, जो क्रियाकारक पहले समाप्त होता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। क्या बात लिखी हुई है इसके अंदर कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है, उस रासायनिक अभिक्रिया में अगर दो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, उन दोनों क्रियाकारकों में दो से अधिक क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, उन क्रियाकारकों में से वह क्रियाकारक जो सीमित मात्रा में उपस्थित है वो पहले खत्म हो जाएगा। और अगर वो पहले खत्म हो गया तो वो उत्पाद के बनने की जो प्रक्रिया है उसको रोक देगा, उसको सीमित कर देगा, उत्पाद कम मात्रा में बनेगा। तो जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित है उसी को हम क्या कहेंगे? सीमांत अभिकर्मक कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अतः जो अतः जो अभिक्रिया अतः जो अभिक्रिया पहले समाप्त होता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अतः जो अभिकर्मक, इस जगह पर आएगा अभिकर्मक, आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो बात लिखी हुई है यहाँ पर इस जगह पर आएगा अभिकर्मक। अतः जो अभिकर्मक पहले समाप्त होता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था ये, इसका एक उदाहरण देखो। जल का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर H2+O2 से जल बन रहा है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केवल 1 मोल O2 से अभिक्रिया करके 2 मोल H2 बनाए। यह O2 को 1 मोल बचा रहता है, जबकि H2 सीमांत अभिकर्मक है। ठीक है, जल का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, तो जल के 2 मोल बन रहे हैं, तो जल के जब 2 मोल बनेंगे तो ऑक्सीजन का 1 मोल बचा रहता है। इस ऑक्सीजन की 1 मोल जो बच रहा है, इस ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरा क्रियाकारक है हाइड्रोजन, उसे हम इस अभिक्रिया का सीमांत अभिकर्मक कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर जल के 2 मोल बन रहे हैं, अगर यहाँ जल का 1 मोल बनता तो सीमांत अभिकर्मक दूसरा होता, लेकिन ये जल के 2 मोल बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब देखिए मुख्य टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का, वो है विलयनों में अभिक्रियाएं। ये टॉपिक आपके 12th में भी आएगा, इसको ध्यान से पढ़ना आप। 12th में भी आपकी ये टॉपिक आएगा, विलयनों में अभिक्रियाएं। ठीक है, देखो विलयनों में अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हम सांद्रता के बारे में। जैसे आपने कोई भी विलयन का निर्माण किया, आपने कुछ में विलयन का निर्माण कब होता है? जब विलायक के अंदर कोई विलय मिलाया जाता है तो विलयन बनता है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, अब किसी भी विलायक के अंदर कोई विलयन मिलाया तो उसकी सांद्रता क्या हुई? ठीक है, तो उसकी सांद्रता को हम किस प्रकार व्यक्त करेंगे? तो सांद्रता को व्यक्त करने के कुछ हमारे पास में क्या है? विधियां हैं। किसी विलयन की सांद्रता या उसके दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा निम्न रूप से व्यक्त की जा सकती है। कहने का मतलब क्या हुआ? हमने लैब में कोई भी विलयन बना रखा है या आपने कोई विलयन बनाया, तो विलयन एक से तो बनता नहीं है, दो से बनेगा। अब दो चीज़ों को मिक्स करने पर जो विलयन प्राप्त हुआ है ना, उस विलयन की सांद्रता कितनी है, मतलब उसकी सामर्थ्यता कितनी है, कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, दुर्बल है, कितना वो प्रबल है, वो विलयन किस प्रकार का है, तो उसकी हम सांद्रता को किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे विलयनों की अभिक्रियाओं में। देखो सांद्रताओं को व्यक्त करने के कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं। पहली है इसके अंदर द्रव्यमान प्रतिशत विधि, दूसरी है मोल अंश विधि, तीसरी है मोलरता, तीसरी है मोललता और चौथी है मोलरता। दोनों में ल और र का अंतर है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत को हम प्रतिशत के द्वारा दर्शाएंगे। मूल अंश को दर्शाया जाता है एक्स से, मूल अंश को दर्शाया जाता है स्मॉल एक्स के द्वारा, कैपिटल एक्स से नहीं दर्शाएंगे, स्मॉल एक्स से दर्शाएंगे। उसके बाद में हम दर्शाएंगे इसमें मोललता को दर्शाया जाता है स्मॉल एम से, मोललता को स्मॉल एम से, और मोलरता को दर्शाया जाता है कैपिटल एम से, मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये है कैपिटल एम मोलरता के लिए। एक एक की बात करेंगे। और देखो हम सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत की। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होता है? विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भागों में उपस्थित हो, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। देखो हो सकता है आपको ये परिभाषा समझ में नहीं आई हो, लेकिन ये बहुत ईजी कंसेप्ट है। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कि द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है विलय की ग्राम में मात्रा बटावा विलयन की ग्राम में मात्रा, विलयन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। ठीक है, जिस प्रकार से आपके जैसे आपके जो कोई भी विलय पदार्थ लिया आपने, 2 ग्राम कोई विलय पदार्थ लिया और उसको 10 ग्राम विलायक में घोल दिया,
तो 2/10 इंटू 100। तो इसका मतलब क्या हो गया इसके अंदर कि जो विलियन है ना, इस ये जो विलियन लिखा हुआ है ना, इस विलियन के अंदर, इस विलियन में विलायक और विलेय दोनों का भार आएगा, ये ध्यान रखना बस। ये जो विलेय पदार्थ आ रहा है इसके अंदर विलियन, इस विलियन के अंदर विलायक और विलेय दोनों आएंगे। ठीक है, इसका जो आंकिक प्रश्न है वो मैं आपको इसी चैप्टर में अभी आगे पढ़ाऊंगा। आज के वीडियो में आ जाएगा इसका आंकिक प्रश्न। ठीक है, खाली आप ये सूत्र याद रखना, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की ग्राम में मात्रा बटा हुआ विलियन की ग्राम में मात्रा, विलायक है ना, इंटू 100। दूसरा आता है मोल अंश। मोल अंश को मैंने क्या बताया आपको, एक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, यह किसी विशेष घटक, यहाँ घटक है ध्यान रखना, यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और मोलों की संख्या और विलियन में मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मूल अंश का मतलब है कि आपको पहले मोल निकालने हैं, है ना, और मोल आप जानते हो क्या होता है, भार बटा हुआ आणविक द्रव्यमान। तो इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ। यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलियन के मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है। कैसे निकालते देखो, सबसे पहली बात तो ये कि मोल अंश को दर्शाया कैसे जाता है, स्मॉल एक्स के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखो आप इसको इस बात से समझना, सूत्र कैसे बनता है इसका, देखो आप मोल अंश का। यदि किसी विलियन में दो अवयव ए तथा बी उपस्थित हैं, ठीक है, एक तो ए उपस्थित है एक बी उपस्थित है, दो अवयव उपस्थित है किसी विलियन के अंदर, इनके मूल क्रमशः कितने कितने हैं, एन ए और एन बी। मूल को दर्शाया जाता है स्मॉल एन से, तो ए का हो जाएगा एन ए, बी का हो जाएगा एन बी। इनके मूल अंश क्या क्या है, एक्स ए और एक्स बी, ये इनके मूल अंश है। तो ए और बी दो अवयव थे, इनके आपने सबसे पहले क्या निकाले, मूल निकाले। एन ए और एन बी इनके मूल निकले, ए और बी के, जो भी इनकी मात्रा दे रखी थी उससे आपने मूल निकाल ली, एन ए और एन बी। अब उसके बाद इनका मूल अंश कितना आया, एक्स ए और एक्स बी, ये इनका मूल अंश है जो हमको ज्ञात करना है। अब देखो आपने क्या किया आगे, ए का मूल अंश क्या होता है, ए का मूल अंश बराबर एन ए बटा हुआ एन ए प्लस एन बी। मतलब आपने ए का जो मूल निकाला था ना वो आपको यहाँ रखना है ऊपर, ये तो था ए का मूल, है ना। उसके बाद में नीचे एन ए और एन बी, ए और बी के कुल मूल आपको नीचे रखने हैं, ये आपको कुल मूल रखने हैं एन ए और एन बी के, यहाँ पे आपको कुल मोल रखने हैं। तो एक्स ए का मोल अंश निकल जाएगा। अगर आपको एक्स बी मतलब कि एक्स बी का मोल अंश निकालना है आपको, अगर तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर एन बी। इस बार आपको बी के मोल अंश ऊपर रखने हैं, बी के मोल ऊपर रखने हैं आपको। ठीक है, बी का मोल ऊपर रखना है और जो ए और बी के जो मोल थे वो नीचे रख के उनको प्लस कर देना है, वो यहाँ पे ये आ रहे हैं। तो नीचे तो वही आएंगे एन ए प्लस एन बी दोनों के अंदर, तो ऊपर आ जाएगा एन ए। एक्स ए का निकालोगे, ए का मूल अंश निकालोगे तो एन ए ऊपर आएगा, ए के मूल ऊपर आएंगे, और बी का मूल अंश निकालोगे तो बी के मूल ऊपर आएंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे तीन घटक होते तो क्या होता, ए बी और सी होता, तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, एक और हो जाता एक्स, यहाँ नीचे क्या आ जाता फिर एक्स बी सी, एक्स सी बराबर कितना हो जाता, एन सी बटा हुआ एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो हमको सी के मोल ऊपर रखने पड़ते, कितने भी अवयव हों, 5 अवयव होंगे तो एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी वो हम लेते जाएंगे। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कुल मूल अंश हमेशा एक्स ए बराबर एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना आप। ठीक है, कितना आंसर आएगा इसका, 1 आंसर आएगा। कि आपने क्या निकाला, इसका आंसर निकाला प्लस इसका आंसर निकाला। अगर आप इसका आंसर मान लो, इसका आंसर और इन दोनों के आंसर को आपने प्लस किया तो हमेशा 1 आएगा। 3 घटक लिए हुए हैं, तीनों को प्लस किया, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स 4, 4 लिए हुए हैं तो भी उसका आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको आंकिक प्रश्न में इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखना आप इसका, तो ही इसके आंकिक प्रश्न आपको समझ में आएंगे। ये था मूल अंश। इसके बाद आता है आपके मोलरता। मोलरता को कैसे ज्ञात करते हैं, देखो मोलरता को दर्शाया जाता है कैपिटल एम से। ठीक है, मोलरता को किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। ये मोलरता का प्रतीक है, ये वाला। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या आ रही है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल एम बराबर क्या हो गया, कैपिटल एम बराबर हो गया ये विलेय के मोलों की संख्या बटा हुआ विलियन का आयतन। सबसे पहले आपको मोल निकालने हैं, है ना।
मूल अंश में भी आपको मोल निकालने थे, मोलरता में भी आपको मोल निकालने, तो विलय के मोलों की संख्या ऊपर आएगी, है ना। इसको भी मैं अंक के प्रश्न समझाऊंगा आपको। और विलयन का कुल आयतन आएगा। देखो विलयन का कुल आयतन लीटर में आ रहा है। अगर यदि विलयन का कुल आयतन लीटर में नहीं दिया हो और मिलीलीटर में दिया हुआ हो, अगर मान लो कोई विलयन का कुल आयतन जो है वो मिलीलीटर में दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है यहाँ पर इंटू 1000 करना पड़ेगा। अगर विलयन का आयतन मिलीलीटर में होगा तो आपको ए इंटू क्या करना पड़ेगा 1000, और लीटर में है तो इंटू 1000 नहीं करना है, ये आप अच्छी तरह जानते हो ना। ये तो हो गई मोलरता। तो मोलरता किसके लिए होती है, विलियनों के लिए होती है जब लीटर में आयतन होता है। अब सेकंड नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे आता है मोललता। मोललता स्मॉल एम से इसको दर्शाया जाएगा। मोललता को किससे दर्शाएंगे हम, स्मॉल एम से दर्शाएंगे हम मोललता को, इस तरीके से। ये स्मॉल एम का है और कैपिटल एम था मोलरता का। यहाँ पे क्या होगा, मोलरता में तो था विलियन, है ना, लीटर में मिलीलीटर में। मोललता में आएगा ग्राम या किलोग्राम। क्या लिखा हुआ देखो इसके अंदर, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित की विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो मतलब कैपिटल एम बराबर क्या हो गया इसके अंदर, कैपिटल एम सॉरी स्मॉल एम बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या। मोल तो यहाँ भी निकालना है आपको, जैसे आपने ऊपर मोलरता में निकाला था, और मोललता में भी आपको मोल निकालना है, बटा हुआ विलियन का विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ये ध्यान रखना बस आप। ऊपर तो था लीटर के अंदर, ये था किलोग्राम के अंदर। अगर यहाँ पर मान लो ग्राम में होगा द्रव्यमान, ग्राम में अगर द्रव्यमान होगा तो आपको गुणा करके और 1000 से करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, गुणा करके इसको और 1000 से आपको इसको गुणा करना पड़ेगा इस तरीके से। अगर क्या दे रखा होगा, ग्राम में मात्रा दे रखी है तो, और किलोग्राम में दे रखी है तो कुछ नहीं करना है आपको इसके अंदर, ठीक है। ग्राम में मात्रा दे रखी होगी और किलोग्राम में मात्रा दे रखी होगी, तो उसके हिसाब से इसका आंसर होगा। अब देखो एक अंतर और आ रहा है दोनों के अंदर, दोनों में एक अंतर और आ रहा है, दोनों को एक साथ देखना आप। वो अंतर ये है कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है विलियन, यहाँ पर लिखा हुआ है विलायक, है ना। विलियन कब बनता है, विलय और विलायक को जोड़ने पर। तो विलियन का जो आयतन आएगा ना, उसमें आपको विलय और विलायक दोनों को जोड़ के उसका आंसर यहाँ लिखना है आपको। आई बात समझ में। लेकिन नीचे केवल विलायक का लिखना है, उसमें विलय को मत जोड़ना, ठीक है। मान लो 5 ग्राम तो विलय है, और मान लो 5 ग्राम विलय है और 10 ग्राम विलायक है। 10 ग्राम क्या है, विलायक है। तो ऊपर वाले में तो आपको विलियन के स्थान पे 15 लिखना है, और मोलरता के अंदर, और मोललता में केवल 10 ही लिखना है बस, क्योंकि उसमें विलय नहीं जुड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखो एक बात यहाँ लिखी हुई जो परीक्षा में कभी कभी पूछते हैं कि विलियन की मोललता, अच्छा कैपिटल है ना मोलरता, विलियन की मोलरता ताप से प्रभावित होती है, लेकिन मोललता ताप से अपरिवर्तित ताप से परिवर्तित नहीं होती है। तो ताप का प्रभाव किस पे पड़ता है, मोलरता पर, कैपिटल एम पर। स्मॉल एम पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि द्रव्यमान तापक्रम से अप्रभावित रहता है, इसलिए। आई बात समझ में आपको। इस तरीके से ये आपके विलियनों की जो सांद्रता है उसको उसको उनको किस तरीके से व्यक्त किया जाए, उनका एक प्रारूप था, उनको एक किस तरीके से दर्शाता है, वो एक हमने पढ़ा है अभी। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल संकल्पना, ठीक है। हो सकता है आप ये 10th क्लास में पढ़ के आए हो। मोल संकल्पना क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या में होती हैं। देखिए मोल संकल्पना जो दी थी वो आवोगाद्रो ने दी थी, तो उसने कार्बन परमाणु को एक स्टैंडर्ड माना था, ठीक है। कार्बन परमाणु को उसने एक स्टैंडर्ड मान के, नियत मान के उसकी परिभाषा दी थी। क्या कहा था उसने, देखो इसके अंदर आगे उसने बताया कि किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या सदैव समान होती है, चाहे पदार्थ कोई भी हो। कैसे हो सकती है, जैसे अगर 1 मोल जल के अंदर कितने अणु होंगे, 1 मोल लोहे के अंदर कितने अणु होंगे, समान होंगे उनके अंदर, क्योंकि वो 1 मोल बात कर रहा है इसलिए, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कार्बन की 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, अतः कार्बन की 1 मोल में परमाणुओं की संख्या निम्न होगी। कार्बन का द्रव्यमान आपको पता है, 1 मोल का मतलब 12 ग्राम। 1 मोल का मतलब ये होता है, आप हमेशा समझना कि किसी भी पदार्थ का, चाहे वो तत्व हो चाहे वो यौगिक हो, उसका जितना आणविक द्रव्यमान है, जितना उसका परमाणविक द्रव्यमान है और जितना उसका आणविक द्रव्यमान है, वो 1 मोल के बराबर होता है। जैसे कार्बन का 12 होता है, तो वो कार्बन का 12 जो है ना वो 1 मोल के बराबर है। देखो इसके अंदर क्या किया है, कार्बन जो दे रखा है वो किस तरह का दिखाया है, तो उसकी संख्या कितनी होगी
12 तो यहाँ लिखा हुआ है 12 ग्राम प्रति मोल कार्बन 12 के, और 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम ये कार्बन का भार होगा उसके अंदर। 12 ग्राम में कार्बन का इतना भार होगा। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु प्रति मोल। कार्बन में एक मोल के अंदर इतने परमाणु उपस्थित है ना। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। 6.023 इंटू 10⁻23 हो सकता है आपने 10वीं में पढ़ा हो 6.022, ये आपने 10वीं पढ़ा होगा 6.022 इंटू 10⁻23 वो भी सही है, और 6.023 इंटू 10⁻23 ये भी सही है। इसको कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। इसका मतलब मैंने आपको ऊपर एक लाइन लिखाई थी कि किसी भी परमाणु में जितने मोल है उसमें परमाणु की संख्या समान होगी। तो यहाँ पे देखो आप, ये देखो ये दोनों समान आ रहे हैं। किसमें, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु 1 मोल जल के अणु के अंदर। तो मोल तो एक ही दोनों के, इसलिए दोनों में परमाणु के और टोटल परमाणु या अणुओं की संख्या हमेशा समान रहती है। कुछ सूत्र लिखे हैं मैंने, देखो यहाँ पर मोल कैसे निकाला जाता है। मोल की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा बटावा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, इस तरीके से मोल निकाला जाता है। ठीक है, ऊपर पदार्थ की मात्रा रखनी है और उसका मोलर द्रव्यमान कितना है उससे उसका मोल निकलेगा। जैसे मान लो ये दे दिया कि 25 ग्राम, आगे एक अंकित प्रश्न आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, देखना अभी आप आगे मैंने अंकित प्रश्न दिया एक, है ना। एक और देखो इसके अंदर परमाणु और अणुओं की संख्या, अगर आपको अणुओं की संख्या निकालनी है परमाणु की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, उसका मोल निकालना है। पहले आप मोल निकालो और मोल को फिर अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो, जिसको हम Na से दर्शा दें, तो वो क्या निकल जाएगी, परमाणु और अणुओं की संख्या निकल जाएगी। गैस का आयतन निकालना है तो गैस का आयतन 22.4 के आसपास होता है, तो 22.4 बटावा Na, 22.4 बटावा 6.023 इंटू 10⁻23 ऐसे करोगे तो गैस का आयतन निकल जाएगा कि कितना गैस का आयतन है। यहाँ एक अंकित प्रश्न देखते हैं अपन कि 0.2 ml जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, जल की मात्रा कितनी दर की है, 0.2 ml, है ना। 0.2 ml के अंदर जल के अणु कितने होंगे ये निकालना है। अब हम जल के अणु तो हम गिन नहीं सकते कि एक बूंद के अंदर जल के कितने अणु होंगे, है ना। और जल का यहाँ घनत्व दे रखा है, जल का घनत्व भी यहाँ सहायक होगा कुछ चीज़ निकालने में। देखो हम क्या करना है, जल का भार कितना, जल का हमको भार निकालना है, क्योंकि मोल निकालने के लिए क्या देते हैं, मोल का सूत्र क्या होता है, ये मोल का सूत्र है, ये है आपके मोल का सूत्र, है ना। भार बटा हुआ आणविक द्रव्यमान, भार बटा हुआ अणु भार, तो हमको भार तो निकालना पड़ेगा ना, भार तो हमारे पास में है ही नहीं है। तो क्या दिया हुआ है भार निकालने के लिए, हमें दो चीज़ दी हुई है। एक तो दिया हुआ है इसके अंदर भार निकालने के लिए आयतन दे रखा है 0.2 ml और घनत्व भी दे रखा है 1। तो जब भार को हमें भार ज्ञात करना होता है तो सूत्र क्या है, भार बराबर आयतन इंटू घनत्व। तो भार निकालने के लिए आपने 0.2 को 1 ग्राम प्रति मोल से प्रति ml से गुणा कर दिया, तो ये आपका निकल गया 0.2 ग्राम भार निकल गया। बस अब हम मोल निकालेंगे, तो मोल का सूत्र क्या होता है आपको पता है, ये मोल का सूत्र है। मोल का सूत्र के लिए हम क्या करेंगे, भार बटा आणविक द्रव्यमान, भार ये निकल गया 0.2 और जल का होता है आणविक द्रव्यमान 18, 0.2 बटा 18, तो ये तो हो गया मोल। अब अणुओं की संख्या निकालनी, तो मैंने आपको सूत्र बताया था मोल इंटू Na, तो आपने क्या किया फिर इसके अंदर मोल को इससे गुणा कर दिया। ठीक है, मोल कितना था 0.2 बटा 18, तो 0.2 और ये 18 ये रहा, और इसको 6.022 इंटू 10⁻23 से गुणा किया, तो आंसर आ गया आपके सामने, ये आ गया इसका आंसर। इतने अणु होंगे 0.2 ग्राम जल के अंदर, इतने अणु उपस्थित होंगे। 6.7 इंटू 10⁻21 अणु उपस्थित होंगे अगर उनको गिना जाए तो। एक और क्वेश्चन देखो, 18 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। असंभव है ज्ञात करना, लेकिन अवोगाद्रो ने इसको संभव बनाया। देखो क्या है इसके अंदर भी वही है, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, है ना। तो आयतन कितना है 18 इंटू 1, 18 ml था, जल का घनत्व 1 ml दे रखा है, तो 18 ग्राम हमारे पास हो गया। अब देखो मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भार बटाओ आणविक द्रव्यमान। हमारे पास में जल कितना है 18 ग्राम, ये हमारे पास में जल है 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम जल आपके पास में है, और जल का अगर हम आणविक द्रव्यमान निकालें तो वो भी 18 आता है। तो मोल कितना निकल गया इसका, मोल आ गया इसका कितना 1। बस अब आपको क्या करना है, अणुओं की संख्या निकालनी है, तो अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी इसके अंदर, मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या, तो ये यही आएगा आंसर इसका। अब देखो ये तो अगर क्वेश्चन यहीं तक होता कि अणुओं की संख्या निकालो तो ये इसका आंसर होता, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, तो जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। सबसे पहले आप जल के एक अणु में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद इतने अणुओं में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। तो जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, 2 + 8 10 हो गए, क्योंकि देखो जल का सूत्र क्या होता है H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन की एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो जल के अंदर तो हो गए 2, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बस इसके बाद क्या करना है आपको, ये 10 इलेक्ट्रॉन आए ना, इस 10 को आपको इससे गुणा करना है।
जो ऊपर आंसर आया था। तो इतना ही आंसर आ जाएगा 6.0223 इंटू 10 की घात 24 हो जाएगा 10 की घात 23 के स्थान पर। तो जल के जो एक अणु है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो उसके हिसाब से ये आंसर आएगा आपका। ओके, देखो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है जो मोल आपके जो बताया था ना वो विलियन वाला टॉपिक, उस विलियन वाला टॉपिक का कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो यहाँ पे आप किसी पदार्थ के, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी पदार्थ के 4 ग्राम में किसी पदार्थ ए के 4 ग्राम को 34 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलियन प्राप्त किया गया है। तो जल ए का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र आपको बताता है ए का द्रव्यमान बटा हुआ विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। इसको एक बार न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले एक बार उस टॉपिक को दोबारा पढ़ लेना वीडियो को पीछे करके। तो विलय कितना दे रखा है 4 ग्राम, तो आपने ए का द्रव्यमान 4 ग्राम आपने यहाँ लिख दिया, ये 4 ग्राम लिख दिया। अब नीचे क्या आ रहा है विलियन, तो विलियन का मतलब क्या हुआ विलय प्लस विलायक, ये दोनों आएंगे। विलय प्लस विलायक का मतलब ये दोनों आ जाएंगे। तो 4+34 ये आ गया, 4+34 4/38 इंटू 100, तो 10.52 ए का क्या आ रहा है इसमें द्रव्यमान प्रतिशत निकल रहा है। इस प्रकार से द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है और विलय और विलायक को नीचे रख के 100 से गुना करना है। अब देखो अब हम निकाल रहे हैं एक क्या कहते हैं उसको, विलियन की मोलरता ज्ञात करते हैं अपन। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसके अंदर विलियन की मोलरता ज्ञात करने के लिए NaOH के ऐसे विलियन की मोलरता ज्ञात करो जिसे 2 ग्राम NaOH को जल में पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया हो। तो हमारे पास में विलय कौन सा हो गया NaOH हो गया, विलय हमारे पास में है NaOH, ठीक है, ये हमारे पास में विलय हो गया NaOH, उसकी मात्रा कितनी रखी है 2 ग्राम दे रखी है। जल में इसको घुला है, ये भी ध्यान रखना आप, और जल में घोलने के बाद में विलियन कितना बना लिया 200 ग्राम, ये विलियन हो गया। एक तो विलय तो हो गया NaOH 2 ग्राम और विलियन हो गया 200 ml। अब मोलरता M का सूत्र क्या होता है, विलय के मोल इसके मोल निकालने हैं आपको। तो NaOH के मोल निकालने हैं, तो सबसे पहले आपको NaOH के मोल निकालने पड़ेंगे। सूत्र क्या दे रखा है, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा हुआ विलियन का आयतन। तो विलय के मोल कितने हैं 2, विलय के मोल निकालो पहले आप, मोल बराबर भार बटा हुआ आणविक द्रव्यमान। तो भार बटा हुआ आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए क्या किया आपने 2/40 किया, क्योंकि 2 ग्राम तो था ही और NaOH का आणविक द्रव्यमान 40 होता है, तो 2/40। फिर विलियन का आयतन कितना दे रखा था 200 हमने नीचे रख दिया, 2/40 बटा हुआ 200 इंटू 1000 कर दिया। 1000 इसलिए क्या क्योंकि इसको मिलीलीटर में दिया हुआ था ये, तो मैंने आपको बताया था ऊपर। इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आ गया 0.25 M। इकाई भी इसकी कैपिटल M लगानी है मोलरता के हिसाब से, ठीक है, ये मोलरता का प्रश्न था। अब देखते हैं मोललता का प्रश्न। यदि 4 ग्राम KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, यदि 4 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को 40 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो यहाँ पे किलोग्राम आ गया, आप देखो आप, तो 4 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट है आपके पास, तो विलय तो कितना हो गया 4 ग्राम, ये हो गया विलय 4 ग्राम, विलाय कितना हो गया 40 ग्राम, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे विलायक आ रहा है, तो विलायक का मतलब आपको यहाँ पे केवल नीचे 40 रखना है, 4+40 नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले मोल तो निकालने, तो आपने मोल ऐसे निकाले, ये निकाल लिया आपने मोल 4/101। 101 कहाँ से आया ये 101 आया है कहाँ से, KNO3 जो होता है, KNO3 का आणविक द्रव्यमान 101 होता है, ठीक है। तो मोल कितना हो गया, भार बटा आणविक द्रव्यमान, भार दे रखा है 4/101 निकाल दिया इसको, और नीचे 40 रख दिया क्योंकि 40 ग्राम दे रखा था इसलिए, बटावा ये किया आपने, इसका आंसर कितना आया 1 इसका आंसर आ गया आपके सामने। कितना आंसर आया इसका 1M, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर 1M मोललता के अंदर। ओके।